नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में हुकार भरी और उनके इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज रही। उधर टीएमसी नेता ने खुलेआम वोटर्स को धमकी दी कि वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के अलावा किसी और को पोलिंग बूथ के अंदर घुसने नहीं देंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में जनता को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि टोलेबाजों ने नष्ट कर दिया है बंगाल को। देखिए, प्रधानमंत्री हुगली पहुंचे थे, बंगाल के दौरे पे हैं और बहुत सारी चीज़ें, कुछ अनाउंसमेंट्स करना था, कुछ परियोजनाओं का, रेल से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। तो ये सारी जो कवायद चल रही है केंद्र सरकार की तरफ से जी। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अब किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है जी। क्योंकि ये जब इस तरह से सरकारी कार्यक्रमों का अनाउंसमेंट होने लग जाए, ये काम तृणमूल भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। जो काम ये लोग पिछले 5-10 साल में नहीं कर सके, वो अब चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणाएं अगर होने लग जाए तो ये समझिए चुनाव जो है वो नज़दीक आ गया है। तो खैर, ये तो एक भारतीय राजनीति का एक परंपरा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दो कार्यक्रम किए। एक तो ऑफिशियल कार्यक्रम था और एक भारतीय जनता पार्टी की रैली थी। तो जो प्रोटोकॉल ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर का वहाँ होना ज़रूरी है, जहाँ पे योजनाओं की बात हो रही थी, जहाँ पे, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे मिस किया। वो मिस करने का वो बात बता रही कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम बोल दिया जाता है। अरे भाई, जय श्री राम बोलने में कौन सी बड़ी आपत्ति आ गई? तो अब ये सुनने को आ रहा है कि ममता बनर्जी ने एक नया सुगुफा छेड़ा है कि बंगालियों को ये कह रही कि भाई जब फ़ोन कॉल आए तो हेलो मत बोलो, जय बांग्ला बोलो। अब इस चीज़ को लेकर के भी राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो जय बांग्ला जो है, ये बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी का वो एक माने यलगार था, बैटल क्राई जय बांग्ला। तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई कि बांग्लादेश में वोट मांगने जा रही है क्या ममता बनर्जी? और लग रहा है लक्षण तो वही, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगातार एग्रेसिव होती चली जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिस तरह से रैली को संबोधित किया, जो भीड़ वहाँ पे उमड़ी, वो साफ साफ बता रहा है कि बंगाल में बदलाव की आंधी बह रही है। और मैं तो सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे लीडर्स भी हैं, उनकी भी जो रैलियां हो रही हैं, अजीबोगरीब भीड़। आप नॉर्थ इंडिया में इस तरह के रैलीज, माने मोदी को छोड़ दें या फिर अमित शाह जी को छोड़ दें, तो दूसरे किसी लीडर्स की इतनी बड़ी रैलियां नहीं होती जिस तरह की रैलियां वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर्स नहीं हैं उनकी रैलियों में इतनी भीड़ हो रही है। तो एक संकेत तो बिल्कुल साफ है, और प्रधानमंत्री मोदी जब भी जाते हैं, किसी भी इलाके में जाते हैं, तो ये समझिए कि वहाँ एक अलग किस्म का एक माहौल बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा कच्चा चिट्ठा ममता बनर्जी के उसका खोला कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने, उसकी सरकार ने जो गरीब बंगाली हैं उनके साथ विश्वासघात किया। और लोगों को ये लग रहा है, मैं आपको बता दूं कि मैं तो बंगाल में था अभी 2 दिन, वहाँ लोग अब ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे टफ कंपटीशन है। अब लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ आंधी बहने वाली है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी नॉर्मल जगह पे आप गुजर रहे हैं, किसी से बातचीत कीजिएगा कि कोई बताएगा नहीं कि भाई कि यहाँ पे बीजेपी जीत रही है, लेकिन सबके जुबान पे एक बात होगी कि इस बार काम करने वाली सरकार को चुना जाएगा, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो मतलब ये, अब आप समझिए, एक तो दहशत, तृणमूल का दहशत इतना है कि लोग टेलीविजन चैनल पे, कैमरे पे ओपनली आपस में बातचीत के दौरान भी तृणमूल के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। इस तरह का माहौल वहां पे बना हुआ है। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार किरकिरी हो रही है तृणमूल कांग्रेस की कानून व्यवस्था को लेकर, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने भी वहां पर 1000 कंपनियों की तैनाती की बात की, उसके बावजूद टीएमसी इस तरह की हरकत कर रही है। टीएमसी नेता ने धमकी दे दी है मतदाताओं को, किसी और को घुसने नहीं देंगे पोलिंग बूथ के अंदर। देखिए, ये तो
तृणमूल कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है गुंडागर्दी। अब आप समझिए, ये कोई राजनीति का कोई, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है आतंकवाद। ममता बनर्जी की राजनीति का हिस्सा है गुंडागर्दी, कि जिस इलाके में तुमको वोट नहीं मिल रहा है वहां पर जाकर हिंसा फैला दो, कोई बाहर नहीं आए, बूथ कैप्चर कर लो, और वहां पे पुलिस होती है, वहां पे लोकल अधिकारी होते हैं, और ये सब के सब जो वहां पे ड्यूटी पे लगे हुए होते हैं वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव करते हैं। और जैसे ये खबर फैल रही है कि सीआरपीएफ पहुंच गई है, सीआरपीएफ की टुकड़ियां आना स्टार्ट कर चुकी है, तो वहां तो ये खबर फैल रही है, तो जो इनके लोकल गुंडे हैं उनको डर भी सता रहा है कि भाई जब सीआरपीएफ सब काम करेगी, वो तो गोली चलाने में 2 सेकंड सोचेगी नहीं, आप बॉम्ब चलाओगे उधर से गोलियां चलेगी, बचेगा कोई नहीं। और ये इस बार पूरी तरीके से तैयारी के साथ ये लोग आ रहे हैं कि बंगाल में इस बार कुछ भी हो जाए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर चुनाव करवाना है, और हर शख्स जो भी खुले रूप से मतदान देना चाहता है उसको कोई दिक्कत नहीं हो, ये इंश्योर कराना सीआरपीएफ की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और जैसा आपने बताया कि एक्स्ट्रा फोर्सेस उतारे जा रहे हैं, तो वहाँ पे उतरना शुरू हो गया है। तो सोशल मीडिया में जैसे ही इस तरह की तस्वीरें आई कि बंगाल की ट्रेनों से जो है कुछ वीडियोस आए हैं जिसमें सीआरपीएफ के जवान जो है उतर रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स वो सीधे, जिसको कह सकते हैं माने ब्रेजन तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आए। वो तो मीडिया के सामने, वो मुदस्सर हुसैन नाम का शायद वो लीडर है, वो टेलीविजन कैमरे पे धमकी दे रहा है। ये नहीं कि वो किसी मीटिंग में बोल रहा है या कहीं कोई उसका कोई वीडियो फोन से लिया हुआ, वो सब के सब टेलीविजन चैनल वाले वहां पे उससे पूछताछ कर रहे हैं कि भाई सीआरपीएफ वाले आ रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई वो तो सीआरपीएफ तो पोलिंग बूथ पे रहेगी, बाहर तो हम रहेंगे, किसी को आसपास फटकने नहीं दिया जाएगा, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा, वो अपना काम करेंगे लेकिन हम अपना खेल करेंगे। अब आप समझिए कि सीआरपीएफ अपना काम करेगी, हम अपना खेल करेंगे, और ये सारी बातें टेलीविजन के सामने। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से पूरी तरीके से इन लोगों ने तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए इस बार बूथ कैप्चरिंग करेंगे, और यही इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये इस तरह का सड़क छाप लीडर जो टेलीविजन कैमरे के ऊपर इस तरह की धमकी दे रहा है, वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। लेकिन मनीष जी, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह की धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं टीएमसी की तरफ से, उससे आम लोगों पर असर क्या होगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है बंगाल के अंदर कि बच्चों का भी अपहरण कर लिया जाता है, फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो टीएमसी को वोट दें। देखिए, असर तो इसका होगा। ये इस तरह की भाषा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की तरफ से नहीं आती थी पहले, कि भाई हम तो जो बीजेपी को वोट करने जाएगा उसको हम घुसने नहीं देंगे, पोलिंग बूथ के अंदर सिर्फ तृणमूल का ही वोटर पहुंचेगा, बाकी किसी को पहुंचने नहीं देंगे। ये जब इस तरह की भाषा कोई पार्टी की तरफ से उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब पहला असर साफ साफ दिख रहा है कि दे आर अफ्रेड ऑफ सीआरपीएफ। ये डर की वजह से जो है लोग, जैसे होता है ना भाई कि जब डर लगता है तो लोग भगवान का नाम लेने लगते हैं, तो ये उसका असर है कि आप सीधे सीधे गुंडे पे आप उतर आए हैं। अब डर की वजह एक और है। आज तक के ऊपर अमित शाह जी का वो इंटरव्यू चल रहा था, जी के ऊपर भी चल रहा था, तमाम चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कॉन्क्लेव चल रहा है वहां कलकत्ता के अंदर। सब में वो एक बात कह रहे हैं कि जो तृणमूल की जो गुंडागर्दी चल रही है वो चलने दो। चुनाव आते आते बंगाल में एक भी तृणमूल का गुंडा सड़क पर नजर नहीं आएगा। जब गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं तो उसका मतलब इसको सीरियसली लेना चाहिए कि ही विल इंश्योर कि जो सीआरपीएफ है वो वहाँ का जो, जैसे मैं बार बार इस बात को मैं कह चुका हूँ कि सीआरपीएफ जो पहले तैनात होती थी बंगाल के अंदर या कहीं भी तैनात होती है,
तो उसकी टुकड़ियों को कहाँ डिप्यूट करना है वो स्थानीय प्रशासन के हाथ में वो जिम्मा होता था। और स्थानीय लोग आईएएस आईपीएस अगर पार्टी वर्कर की तरह काम करने लगते हैं तो करते क्या है ये कि किसी स्कूल में पोलिंग बूथ है तो वहां लोकल पुलिस को लगा दिया और सीआरपीएफ टुकड़ी को वहां से 4 किलोमीटर दूर किसी चौराहे पर खड़ा कर दिया। तो ऑन पेपर आपने क्या किया, आपने सीआरपीएफ को डिप्यूट तो कर दिया, लेकिन जहां गड़बड़ी हो रही है वहां पे आपने डिप्यूट नहीं किया। ये कला ये वामपंथियों ने बंगाल को सिखाया है। ये जो आप केरल चले जाएं, आप जिस तरह से बंगाल में देख रहे हैं कि ये वामपंथी एक्सपर्ट होते थे इस तरह के मैनेजमेंट में, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक आदेश आ गया कि इस बार लोकल पुलिस को वहां घुसने नहीं दिया जाएगा। अब लोकल पुलिस नहीं होगी, वहां पे सीआरपीएफ होगी, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो अब इनकी स्ट्रेटजी बदल गई। पहले क्या करते थे ये लोग कि पहले ये करते थे कि भाई उस सीआरपीएफ चौराहे पे मोहल्ले पे है तो उसको रहने दो, जो अंदर आ रहा है उसके नाम से आपने बूथ कैप्चर कर लिया, वहाँ पे लोग आपके, वहाँ का अधिकारी आपका, रिटर्निंग ऑफिसर आपका, सब आंख बंद करके अपने तृणमूल को जो है वोटिंग कर दिया। इसलिए वोटिंग परसेंटेज जो है वो 81%, 75%, 86% ये क्रॉस करता है वहाँ पे। अब जब ये कह दिया गया कि भाई इस बार पुलिस नहीं होगी, तो वही मुदस्सर हुसैन ये कह रहा है कि पोलिंग बूथ के अंदर तो सीआरपीएफ होगी लेकिन बाहर हम होंगे, हम किसी को घुसने ही नहीं देंगे। तो सीआरपीएफ की संख्या इसलिए बढ़ाई जा रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सीआरपीएफ इतना ज्यादा आएगी कि वो अंदर भी रहेगी और बाहर भी रहेगी। अंदर कोई उत्पात मचाएगा तो वो जेल में जाएगा और बाहर कोई बम और गोली चलाएगा तो सीधे ऊपर जाएगा। ये तैयारी है और इसलिए ये खौफ, ये डर बंगाल में इन तृणमूल के गुंडों को रहना चाहिए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को इस तरीके से हाईजैक नहीं कर सकते। आपके पास कंट्री मेड पिस्तौल है तो सीआरपीएफ के पास AK-47 है, आपके पास देसी बम है तो उनके पास प्रॉपर जिसको कहते हैं ना डायनामाइट वाला वो है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हकीकत है और सच्चाई का सामना हिंदुस्तान के हर लोगों को करना चाहिए। ये जो दिल्ली में बैठे हुए लुटियन गैंग, ये जो दलाल सब बैठे हुए हैं, दलाल पत्रकार, ये लोग कभी इस तरह की चीज़ों को नहीं उठाएंगे कि किस तरीके से बंगाल को नरक बना दिया गया है। एज फार एज पॉलिटिकल वायलेंस इज कंसर्न, वहां नरक बना दिया गया है और इसके खिलाफ कोई आदमी कोई कुछ बोलता ही नहीं, कहीं कोई आर्टिकल नहीं छपता, कहीं कुछ नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि वहां पे पहले वामपंथियों ने गुंडागर्दी की, अब तृणमूल कांग्रेस कर रही है और लोग इससे इतने ज़्यादा आजीज आ चुके हैं कि लोग बदलाव करना चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं, और यही वजह है कि लोग बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी, और मनीष जी, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि बंगाली और बाहरी के मुद्दे पर ममता बनर्जी मात खा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जो गलतियां हैं वो दोहरा रही हैं। अब टीएमसी की तरफ से एक नया नारा आ रहा है कि बंगाल की बेटी चाहिए। देखिए, वो नारा तो लगा दे, लेकिन मैंने देखा उसका पूरा कैंपेन, दम नहीं है, दम नहीं है उसमें। बंगाल की बेटी तो 10 साल से है ही, क्या कर लिया? ममता बनर्जी तो 10 साल, आप ये इस बात को समझिए कि कोई भी कैंपेन आप करते हैं तो ये तो केजरीवाल है नहीं कि जिसको लोगों ने देखा नहीं था, परखा नहीं था, जानते नहीं थे कि किस तरह से चलता है। ये तो 10 साल ऑलरेडी वहां रह चुकी बंगाल की बेटी ने बंगाल का सत्यानाश कर दिया। और ये कैसी बेटी है जो खुद अपने परिवार वालों को तो धन्ना सेठ बनवा दिया। अब देखिए, चल रहा है वो कोल स्मगलिंग के केस में पूछताछ, अभिषेक बनर्जी की वाइफ को बाकायदा नोटिस भेजा गया है। मालूम चल रहा है कि करोड़ों अरबों रुपए जो इन्होंने थाईलैंड और लंदन में जमा कर लिए हैं। भाई, आप माफिया के साथ मिलके आप
करोड़ों करोड़ रुपए महीने में आप उगाते हो, ये तो बर्दाश्त होगा नहीं। और आज प्रधानमंत्री ने इसका जवाब भी दिया कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे इस तरह की योजनाओं के बारे में जिक्र किया, जिसमें साफ साफ मालूम चल रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल की महिलाओं, बंगाल की बेटियों, बंगाल की लड़कियों को जो फायदा पहुंचना था वो फायदा नहीं पहुंचने दिया गया। तो ये बंगाल की बेटी करने से वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि बंगाल की बेटी को बंगाल का कोई बेटा ही रिप्लेस करेगा जी। बंगाल का बेटा ही अगला मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री सब अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं है कि पंजाब में इलेक्शन हो रहा है और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की कुर्सी को हथियाने के लिए यहाँ पे षड्यंत्र रच रहा हो। ये सिर्फ केजरीवाल और ये प्रशांत किशोर जैसे जो ब्लफ मास्टर्स हैं वही इस तरह का योजना बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ही क्लैरिटी के साथ कह दिया गया है कि अगला चीफ मिनिस्टर बंगाल का बेटा होगा, धरती पुत्र होगा, बंगाल का होगा और वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो इसलिए ये जो कैंपेन डाला गया है कि बंगाल की बेटी ही उसमें होना चाहिए, तो उसका बहुत अच्छा जवाब जो है वो एक वीडियो आया है कि पीसी जाओ। तो पीसी को जो है ये लोग बाकायदा इस बार बंडल बना करके वापस जो है अपोजिशन के रोल में भेज देंगे, ऐसा ग्राउंड की हकीकत है और यही बंगाल के लोग चाह भी रहे हैं। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी को ये समझ लेना चाहिए कि गलती एक बार की जाती है, बार बार नहीं की जाती। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस द्वारा ये नारा दिया गया है कि बंगाल की ही बेटी चाहिए, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर कहा कि अमित शाह तो ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि बंगाल के अंदर जो मुख्यमंत्री है बीजेपी की तरफ से वो बंगाल का ही धरती पुत्र होगा। तो ममता बनर्जी को ये जान लेना चाहिए कि आजकल बेटा और बेटी में तो कोई फर्क है नहीं। तो उन्होंने ये तो कभी कहा नहीं था कि बंगाल की बेटी सिर्फ ममता बनर्जी ही है। तो अगर बीजेपी की तरफ से बंगाल का धरती पुत्र मुख्यमंत्री बन जाए तो उसमें ममता बनर्जी को क्या दिक्कत होगी? बीजेपी ममता बनर्जी का सपना जरूर पूरा करेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।